नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय भारत के भविष्य को लेकर है। और भारत का भविष्य ये है कि केंद्र सरकार अभी बहुत सारी न्यूज़ें चल रही हैं कि केंद्र सरकार मिनिस्ट्री इन्हेंस करने जा रही है। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री इन्हेंसमेंट का मतलब है कि जो वाजपेयी सरकार के समय पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अमेंडमेंट आया था और जिस अमेंडमेंट में उस समय वाजपेयी सरकार ने ये तय किया था कि दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस की टोटल मेंबरशिप का 10% से ज़्यादा मंत्रिपरिषद नहीं हो सकता, चाहे वो स्टेट की बात हो चाहे वो सेंट्रल की बात हो। दूसरा उन्होंने कहा था जहाँ पर या फिर लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव चाहे वो स्टेट का हो या केंद्र का हो, स्टेट में हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं उसको और केंद्र में हम हाउस ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उनकी जो संख्या है उसके 15% से एबव नहीं हो सकता। अब अगर हम बात करें लोकसभा की तो 540 मेंबर्स रहते हैं, तो उसके 15% जोड़ लीजिए, या दोनों हाउसेस की बात करते हैं तो फिर आप 250 और 540 लगभग 800 बनते हैं। 800 का 10%, यानी कि मैं अगर मोटा मोटा कहूँ तो 80-81 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं हो सकते। केंद्र सरकार जो मेंबरशिप इन्हेंस जो 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 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इन्हेंस करने जा रही है, केंद्र की सरकार अपना बजट बचाने के लिए या बीजेपी शासित जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर जो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, किसी भी राज्य में नहीं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि केंद्र में 80 मंत्री होने चाहिए तो 80 मंत्री नहीं है, लगभग 60 के लगभग मंत्रियों की संख्या लोग बताई जाती है कि ये संख्या केंद्र में है। यानी कि अभी 20 मंत्रियों के मंत्रिपरिषद को इन्हेंस करने के लिए 20 मंत्रियों की आवश्यकता पड़ सकती या उतने और हो सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार या बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं उनकी एक खास बात है कि वो बजट बचाने के लिए मिनिमम मंत्रियों के साथ काम चलाते हैं। ऑबलाइज, और इस समय तो चूंकि फुल फ्लैश सरकारें हैं इसलिए ऑबलाइज करने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ये भी पार्टी के ऑबलाइज कर लें वो भी पार्टी कर ज़बरदस्ती ऑबलाइज करें। यही कारण था कि 2019 यानी कि नरेंद्र मोदी पार्ट 2 की जब सरकार बैठी तो बहुत सारे लोग जिनको पहली सरकार में ऑबलाइज किया गया था उनको नमस्ते किया गया और वो मंत्री नहीं बने। मंत्री परिषद बनाया गया सिर्फ काबिलियत योग्यता के आधार पर। कुछ को तो ऑबलाइज किया ही जाता है, कुछ को ऑबलाइज भी किया गया। अब इस समय मिनिस्ट्रीज़ को इन्हेंस करने की आवश्यकता इसलिए और पड़ रही है क्योंकि सारी मिनिस्ट्रियां अपने फुल स्ट्रेंथ में काम कर रही हैं। फुल स्ट्रेंथ में काम करने से मतलब है कि अब जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री कहें तो पूरे देश में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री रोडें खोद के रखी हुई हैं उसने। बहुत सारे हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ और बहुत सारे काम कर रहे हैं। मिनिस्ट्री रेलवे की बात करें तो फिर रेलवे बहुत सारी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए इस समय नपाई चल रही है या काम चल रहा है कुछ जगहों पर। या मैं किसी भी मिनिस्ट्री की बात करूं, वो मिनिस्ट्रियां अपने फुल स्ट्रेंथ में फुल एक्सप्लोर करने वाले विधियों पर काम कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि अब व्यक्तियों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी उनको देखने के लिए, क्योंकि वर्क अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अब ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी तो अपने पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम योग्य लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जोड़ लें और राज्य मंत्री बना लें या स्वतंत्र प्रभार कुछ बना लें। और दूसरा रास्ता ये है कि जो हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ के अंदर डिप्लोमेट्स हैं उनको हम काम ज़्यादा दे दें। लेकिन डिप्लोमेट्स का काम तो आप सब जानते हैं कि डिप्लोमेट्स काम करना तो जानते हैं लेकिन विचार करना और एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना उनके बस की बात नहीं होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के एक कार्यक्रम में मैं था और हमारे पास IRS के एक संगठन के कुछ लोग बैठे हुए थे। वो भी मेरे से पहले उनका भाषण हुआ क्योंकि फाइनल भाषण मेरा होना था। वो कहने लगे कि साहब हम तो जो IAS लॉबी या IRS या जो डिप्लोमेट्स हैं हम तो बनिए के दुकान में कर्मचारी की तरह काम करते हैं।
बनिए की दुकान में कर्मचारी की तरह, मतलब बनिया तय करता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा और हम केवल रखने का काम करते हैं। बनिया बताता है कि कैसे करना है, हम केवल करने का काम करते हैं। जहाँ पर जो सामान रख दिया जाता है, जो जगह बता दी जाती है, सेल्स परचेज जो भी कर दिया जाता है, जैसा बनिया तय करता है उसके अनुसार हम काम करने लगते हैं। हाँ, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहाँ पर प्लस माइनस अप डाउन कम ज़्यादा कुछ होता है, तो हमें डिस्क्रिशनरी पावर भी वहाँ पर होती है। उतनी ही पावर के लिए जनता हमको बहुत अच्छा या बहुत पावरफुल मानती है। बाकी आफ्टर ऑल जो फ्रेमिंग है, जो बड़ा प्रोस्पेक्टिव है, जो बड़ा परिदृश्य है, वो तो बनिया तय करता है कि उसकी दुकान में कैसे होगा। बिल्कुल बनिए को अगर कहा जाए तो वो सरकार होती है, और सरकार और मिनिस्ट्री ये तय करती है कि वो बड़े प्रोस्पेक्टिव में कैसे काम करेगी। अब मिनिस्ट्री चूँकि तय करती है, मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक ग्रुप होता है। हर मिनिस्ट्री के कैबिनेट मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है जो अलग अलग विभागों के अनुसार रहता है। जैसे मैं कहूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट जो है वो फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उन्होंने कहा ये 6 मंत्री होने चाहिए, 8 लोगों का बैठ के एक छोटा ग्रुप बनेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, होम मिनिस्ट्री के लिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, और जो बड़े मंत्रालय हैं उनके लिए एक कैबिनेट बनती है। वो कैबिनेट के सामने जो मिनिस्टर है उसके जो उद्देश्य हैं, जो उसने रूल्स बनाए हैं, जो उसने ऑब्जेक्टिव रखे हैं, या जो आगे बढ़ना चाहता है, उस कैबिनेट के सामने वो अपनी बात रखता है। बाकी कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो उस मिनिस्ट्री से लिंक्ड मिनिस्टर्स हैं, वो उस पर अपनी सलाह देते हैं। उनकी मिनिस्ट्रियों में अगर उसके लायक कुछ काम होता है तो वो उस मिनिस्ट्री से उनको सलाह भी देते हैं, और वो फाइलें क्लियर भी होंगी, वो थॉट भी क्लियर होगा अगर दूसरी मिनिस्ट्रियों के साथ उसका ओवरलिंक है। लेकिन ये जो कैबिनेट का काम है या कैबिनेट मिनिस्टर्स का काम है, ये लोग मोस्टली पॉलिसी मेकिंग में रहते हैं। अब मिनिस्ट्री का काम ही है कि वो इम्प्लीमेंट भी करवाएगा, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सामान्यतः राज्य मंत्री रखते हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर के बाद कभी 3 या 4 राज्य मंत्री भी होते हैं, 5 भी होते हैं, जैसा काम होगा, और उनको अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए जाते हैं। वो उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ को ऐसा भी ऑबलाइज करने के लिए, जैसे पिछली सरकारें हैं, मिली-जुली सरकारें बनती थी, तो ऑबलाइज करने के लिए भी कुछ लोगों को वहाँ रखा जाता था, जिनके पास कोई काम नहीं होता था, केवल मिनिस्ट्री का दर्जा लेकर वो घूमते थे। अभी जो केंद्र की सरकार है, उसको ये महसूस हो रहा है कि और लोगों की हमको आवश्यकता है, इसलिए ये राज्य मंत्री बढ़ाएंगे। इसके अलावा उनको ये भी महसूस हो रहा है कि हमको अब मिनिस्ट्री बनाने की भी ज़रूरत है, यानी कि नई मिनिस्ट्री बनेगी। आप सोच सकते हैं कि नई मिनिस्ट्री बनती है तो उसका सेक्रेटरीट बनता है, उसके लिए डिप्लोमेट्स की ज़रूरत पड़ती है। डिप्लोमेट से मतलब उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए मिनिस्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कुछ। इसलिए नई मिनिस्ट्री क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं होता है। तो केंद्र की सरकार क्या करती है, मिनिस्ट्री के अंदर ही डिपार्टमेंट बनाती है और डिपार्टमेंट बनाकर उससे काम करवाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सारी मिनिस्ट्री हैं, कैबिनेट के 4, 5, 6, 7, 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स कैसे निर्णय लेंगे, और इन्होंने निर्णय ले लिया तो छोटे छोटे काम हैं, उन पर कौन ध्यान देगा। खास बात ये भी है, हालांकि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी है, उसके पास दोनों प्रकार के लोक संख्या उनके पास खूब है, यानी कि संगठन चलाने वाले लोग अलग हैं और सरकार चलाने वाले लोग अलग हैं। लेकिन संगठन और सरकार का कॉपरेशन अगर नहीं होता है तो भी एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, क्योंकि संगठन को झेलना पड़ता है। सरकार बनने के बाद सरकार बनती है तो वो एक अलग आभा मंडल होता है, वो पूरे देश की सरकार होती है और उसको पूरा देश देखना होता है, वर्ल्ड वाइड उसको फॉरेन मिनिस्ट्री भी देखनी होती है, और विश्व के 193 कंट्री अगर यूएनओ में हैं तो 193 के 93 कंट्रियों के साथ कॉपरेशन उसको बनाना पड़ता है। इस कॉपरेशन को बनाने के लिए देश में जो गतिविधियां चल रही होती हैं, उन गतिविधियों में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज़ अगर ना करा जाए तो शांत रहना पड़ता है, ताकि उसमें कोई बात ऐसी ना हो जाए ताकि वोट बैंक खसक जाए। हम सब जानते ही हैं कि अभी नरेंद्र मोदी सरकार बंगाल में हारने के बाद किस प्रकार कटघरे में खड़ी हुई है, और बंगाल में जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुआ, उस वायलेंस के मामले में कैसे वो फंसे हुए हैं, उसके लिए जनता का दबाव है, और जनता का दबाव भरपूर है
क्योंकि भारत की जनता बड़ी सजग जनता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी सरकारों से नहीं कहेंगे, अगर हमने जो जिनको चुनकर भेजा है उन पर दबाव नहीं बनाएंगे या उनसे अपनी बात नहीं कहेंगे तो हम किस डेमोक्रेसी में हैं। क्योंकि हमने आपको चुना है तो हमें आपसे अपनी बात कहने का अधिकार भी है। कभी गुस्से में भी लोग कहते हैं और कभी लोग सहजता से भी कहते हैं। गुस्सा सबसे ज़्यादा वो करता है जो आपका बहुत पक्का समर्थक होता है, यानी कि गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जो आपको जी जान से जिता कर लाते हैं। इसलिए अब इंटरनेशनली जब आपको देखना है तो इंटरनेशनली ये भी देखना है कि ऐसा ना हो कि चीन की तरह हमारी छवि बन जाए, ऐसा ना हो कि म्यांमार की तरह छवि हमारी बन जाए, ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह छवि हमारी बन जाए, क्योंकि हमको डेवलपिंग कंट्रीज़ की श्रेणी में भी आना है। हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स के मामले भी सही रखना है और देश के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान भी निकालना है। तो जो गर्मपंथी लोग होते हैं वो कहते हैं आक्रोश में समाधान निकलना चाहिए। पढ़ा लिखा बहुत जो गुण विद्वता के साथ सोचता है, वो सोचता है कि धीरे धीरे सोल्यूशन निकलना चाहिए और वर्ल्ड समुदाय के सामने हमारी इमेज भी ख़राब नहीं होनी चाहिए और काम भी हो जाना चाहिए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और कुछ कहते हैं कि लाठी दनादन मारना शुरू करो, सांप है तो उसको मारना ही है, वो उसका फन ऊपर आए उससे पहले उसको मार दो या उसके फन को कुचल दो और खुलकर खेलिए। ये विचार लगातार चलता है और हर एक समय पर ये अंतर्द्वंद चलता ही रहता है। खैर, तो ये सब बातें देखने के लिए या पोलाइटली इसको डील करने के लिए आपको ज़्यादा व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए पार्टी के लोग मतलब जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, जो आपके साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जो आपके फुल फ्लैश आपको मानने वाले लोग हैं, आपको फॉलो करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों की आवश्यकता होती है। ब्यूरोक्रेट्स के बारे में जहाँ कहीं भी कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स किसी का सगे नहीं होते। ब्यूरोक्रेट जो सरकार होती है उस सरकार के साथ ही काम करते हैं। मोदी जी का मैं शुरू में एक स्टेटमेंट, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि ये जो गिलास है ना, इस गिलास में जो पानी है, हम गिलास का मतलब सरकार और पानी का मतलब डिप्लोमेट्स, ये डिप्लोमेट्स वैसे ही ढल जाते हैं जैसे गिलास का शेप और साइज़ होता है। गिलास के शेप के अनुसार उसमें पानी डाला जाता है और वो अपने आप को ढाल लेता है। यानी कि जो डिप्लोमेट्स हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स अपने को वैसे ही ढाल लेते हैं जैसा सरकार का स्वभाव होता है। कुछ दिन, साल 6 महीने उनको ढालने में समय लगता है, लेकिन बाद में वो वैसे ही ढले जाते हैं और वैसे ही करने लगते हैं। लेकिन वो पुरानी वाली सरकारों के प्रभाव से भी दूर नहीं होते हैं, वो बाकी पॉलिटिशियंस के प्रभाव से भी दूर नहीं होते। इसलिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। वो कर्मचारी हैं, उनसे काम करवाया जा सकता है। उस काम को करवाने के लिए सिस्टम को समझना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा ज़रूरी है और जो सिस्टम समझ लेता है वो सिस्टम के साथ खेलना सीख जाता है। जब सिस्टम को इस्तेमाल करना सीखते हैं तो ये स्मूथली काम करने लगते हैं। और जो सरकारें सिस्टम को नहीं समझ पाती हैं उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स क्या बुरा हाल करते हैं ये जग जाहिर है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मोदी जी की 2014 की सरकार बनी तो लोगों का कहना था कि उनको केंद्र की मिनिस्ट्रीज़ का अनुभव नहीं था। वो खुद भी कहते हैं कि मुझे अनुभव नहीं था। उस समय पर आपके पास अरुण जेटली जी थे, हालांकि बड़ा सारा क्रिटिसाइज़ किया गया उनको, लेकिन अरुण जेटली जी थे। उस समय राजनाथ सिंह जी थे, सुषमा स्वराज जी थी। ये पुराने अनुभवी लोग थे। नितिन गडकरी जी थे। ये सब अनुभवी लोग थे। ब्यूरोक्रेट्स कैसे चलेंगे इनको बहुत अनुभव था। उसमें भी लीगल बैकग्राउंड से, चूंकि अरुण जेटली आते थे, पुरानी सरकार में भी मंत्री थे, इसलिए अरुण जेटली जी को लीगली मिनिस्ट्रीज़ को चलाना बहुत अच्छे से आता था। वो गुण उस समय उनका साल 2 साल खूब उपयोग किया गया, क्योंकि नई नई मिनिस्ट्री थी। तो नई मिनिस्ट्री जब अपना प्रस्ताव रखती तो ब्यूरोक्रेट्स उसमें टांग अड़ाते और कहते ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर वो मामला अरुण जेटली जी के पास या सुषमा स्वराज जी के पास या राजनाथ सिंह जी के पास भेजा जाता या नितिन गडकरी जी के पास, और उनको भेजकर कहा जाता कि भाई आप सोल्यूशन निकालें। चूँकि वो पुरानी सरकार में थे, लीगली बड़े स्ट्रांग लोग हैं और पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग सरकार में रहकर आए थे, इसलिए सरकार कैसे काम करेगी, सरकारी मशीनरी कैसे काम करेगी, वो उनको बताते थे। और सरकारी मशीनरी तो कुछ करना चाहती नहीं है, सरकारी मशीनरी से तो करवाना पड़ता है। वो तो वेतनभोगी हैं। आपने बताया कि 9 से 5 की ड्यूटी है, वो सुबह 9 बजे आपके ऑफिस में आ जाएंगे और शाम को 5 बजे वहाँ से निकल जाएंगे। आपका क्या काम हुआ उनसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी पेंशन, उनकी सैलरी और उनका ऊपर का करप्शन का पैसा बनाने में वो माहिर हैं।
खैर, मैं जो कह रहा था कि ब्यूरोक्रेट्स पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने लोगों पर जिनके साथ स्ट्रगल करके सरकार बनी, जिनके साथ आपने काम किया, उनको मिनिस्ट्री में लिया जाता है और वो कमांडर बनकर बैठते हैं और वो उनसे काम करवाते हैं। अब मैं जहाँ तक बात कर रहा था कि नई मिनिस्ट्री एक खोलने का विचार है और सरकार ने घोषणा की है कि हम एक नई मिनिस्ट्री बनाएंगे। नीति आयोग जिस समय प्लानिंग कमीशन ख़त्म किया था केंद्र की सरकार ने, तो केंद्र की सरकार ने प्लानिंग कमीशन ये सोचकर ख़त्म किया था कि ये प्लानिंग 5 साल की करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन का काम नहीं हो पाता। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म प्लान है वो अलग बनता था, शॉर्ट टर्म प्लान अलग बनते थे। ज़्यादातर पैसा शॉर्ट टर्म प्लान में खर्च होता था, लॉन्ग टर्म प्लान की कोई कॉपरेशन एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया। नीति आयोग का उद्देश्य ये था कि वो सबके बीच में कॉपरेशन करेंगे। जैसे मैं बताऊं कि गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो वहाँ पर एक काम उन्होंने किया कॉपरेशन के लिए, जो अब वो करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत लेट हो गया, लेकिन करना था तो अब करने जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया था कि अगर कोई रोड बनने जा रही है तो रोड के बनते समय उसका ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नाले बनते थे, उसके अंदर पाइपलाइंस पड़ी होती थी, उन पाइपलाइंस की बात आती थी, उसमें बिजली के तार होते थे, उसमें पानी के तार पाइप होते थे, या उसमें टेलीफोन की लाइनें होती थी। बहुत कुछ अंदर होता है। तो मालूम पड़ा कि एक मिनिस्ट्री ने लाइन तो अपनी अपनी रोड बनाई, तो मालूम पड़ा कि उनको सबको तोड़ दिया, उसने बना दी। अब वो सब आए तो उन्होंने फिर रोड तोड़ दी और अपना अपना बनाना शुरू किया। एक ने बनाया, दूसरे का तोड़ दिया, लेकिन उनके बीच में कॉपरेशन नहीं था। तो एक जहाँ पर 10 रुपए में 50 साल के लिए रोड बन सकती थी, वहाँ 10 रुपए में हर वर्ष उतना खर्चा आता था। तो हमारा जो प्रोग्रेस थी वो 20 गुना, 25 गुना, 30 गुना डिले हो जाती थी। तो मोदी जी ने वहाँ पर कॉपरेशन की ये बात कही कि अगर यहाँ पर रोड बनने जा रही है तो जितने डिपार्टमेंट्स उससे कंसर्न हैं वो सब अपने 10 वर्ष का प्लान बताएं कि वो 10 वर्ष में उनको कितनी आवश्यकता, कितने ड्रेनेज सिस्टम कितना डालना पड़ेगा, पाइप कितना मोटा डालना है, या बिजली का कितना उनको लोड चाहिए, या टेलीफोन वालों को कितनी लाइनें वहाँ पर चाहिए, या और जो भी डिपार्टमेंट उससे कंसर्न थे उनको क्या क्या चाहिए, पानी के पाइप डालने वालों को क्या चाहिए, ये सब कुछ वो करते थे। और फिर 10-12 साल का प्लान बनाकर थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता था, लेकिन एक बार में करते थे। तो परिणाम ये निकला कि गुजरात में प्रोग्रेस बड़ी तेज़ी से हुई। केंद्र की सरकार जब मोदी जी की बनी तो उन्होंने प्रयास तो शुरू में किया और उनको लगा कि नीति आयोग ये सब काम कर लेगा। नीति आयोग का काम था कि वो मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कॉपरेशन करे और एक फाइनल प्लान बनाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है उसका मुख्य कारण ये है कि नीति आयोग को जो फंक्शन सोचकर बनाया गया होगा उतना परफॉर्म नहीं कर पा रही है। इसलिए मोदी सरकार ने एक नई मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाने की बात कही है। और अब जो अभी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो विस्तार होने जा रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विस्तार के समय उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर का अनाउंसमेंट किया जाएगा, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी किया जाए। ये बात निर्मला सीतारमण जी ने अपने एक स्टेटमेंट में दी। यूनियन बजट में वो पहले बोल चुकी हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर कॉपरेशन का काम करे। कैसे? गुजरात में जिस समय मोदी जी की सरकार थी वो आईएएस जो देश में बनते थे, मुझे खूब याद है क्योंकि मैं उस समय आईएएस का एस्पिरेंट था। और मोदी जी जिस समय वहाँ की सरकार बनी उससे पहले 200, 250, 300 आईएएस हमको चाहिए होते थे। मोदी जी की सरकार बनी तो मालूम पड़ा कि वो अकेले 300 से 400 आईएएस खींच लेते थे। तो फिर जो वैकेंसी निकलने लगी आईएएस की वो निकलने लगी 800, 900, 1000 और उससे ऊपर कभी कभी, क्योंकि गुजरात हर वर्ष 200, 300, 400 आईएएस ले जाता था। क्या काम किया उन्होंने उन अधिकारियों का? जो गुजरात में इन्वेस्टमेंट आता था उस इन्वेस्टमेंट के लिए सिंगल विंडो बताई। और जैसे ही किसी ने कहा कि साहब मेरे पास 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, तो 100 करोड़ का एक प्रपोजल प्रोजेक्ट लिया, प्रोजेक्ट उसको अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद उस पार्टिकुलर उसको एक आईएएस अधिकारी दे दिया या एक से अधिक आईएएस अधिकारी दे दिए। अब जितनी भी फाइलें हैं जहाँ जहाँ से भी सैंक्शन होना है वो एक आईएएस ऑफिसर जो आपको दे दिया गया है वो सब क्लियरेंस करके लाएगा और मिनिस्ट्री को बताएगा हमने क्लियर कर लिया। हमारे जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर नहीं जाएगा बिजली विभाग, इन्वेस्टर नहीं जाएगा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, इन्वेस्टर नहीं जाएगा जल संसाधन मंत्रालय,
इन्वेस्टर नहीं जाएगा और जो जितने प्रकार के वहाँ सैंक्शन चाहिए होते हैं वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ सब कुछ करेगा एक आईएएस ऑफिसर जो उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। नतीजा निकला कि वो प्रोजेक्ट जो सैंक्शन करवाने के लिए 5 साल 3 साल लगते थे, वो प्रोजेक्ट 3 महीने में 4 महीने में सैंक्शन हो जाएगा और जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को कोई समस्या नहीं होगी, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। नतीजा निकला कि पूरे विश्व से जो इन्वेस्टमेंट आया, उसने गुजरात की व्यवस्था देखते हुए गुजरात में बड़ी भारी मायने में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। ये काम केंद्र में होना था, मोदी सरकार बनने के बाद नीति आयोग ने करने की कोशिश की होगी, लेकिन नहीं हो पाया। इसलिए निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे जो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पूरे स्ट्रक्चरल वर्क करेगा। इस जो मिनिस्ट्री अब बनने जा रही है, जिसका उन्होंने घोषणा की है, उसका सहकार से समृद्धि, उसका विज़न रखा है। सहकार से मतलब एक दूसरे में कॉपरेशन करो और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओ। सरकार से समृद्धि, सरकार सहकार से समृद्धि, तो सबका कॉपरेशन होना चाहिए। अब ये कॉपरेशन कौन करेगा, क्योंकि मिनिस्ट्रियाँ अपने अपने हिसाब से काम करती हैं। कॉपरेशन करने के लिए एक पार्टिकुलर मिनिस्ट्री होगी जो सभी मिनिस्ट्रियों को टच करेगी। जैसे पीएमओ होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के मामले में, वो सब कुछ कॉपरेशन पीएमओ करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के मामले में, फिनेंस के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में पीएमओ का बहुत रोल नहीं होता। तो मुझे लगता है इसलिए केंद्र की सरकार ने ये फैसला किया कि एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क करेंगे और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन कहा जाएगा। इनका डीप कमिटमेंट होगा, वो उनका सिर्फ यही काम होगा, बाकी कोई काम नहीं होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल उनके पास जाएगा, मिनिस्ट्रियों के बीच में डीप एंड कॉपरेटिव्स की व्यवस्था की जाएगी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने की कोशिश की जाएगी। MSCS, मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स, तो मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स यानी कि जो स्टेट के डेवलपमेंट के काम हैं, केंद्र के डेवलपमेंट के काम हैं, वो सबके बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम वो करेगी। जहाँ कहीं भी फाइल फंस रही होगी, जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट फंस रहा होगा, या जहाँ डेवलपमेंट की फाइलें आपस में रगड़ रही होंगी, कभी स्टेट में पड़ी है तो कभी सेंट्रल में पड़ी है, तो कभी इस मिनिस्ट्री से सैंक्शन चाहिए तो कभी उस मिनिस्ट्री से सैंक्शन चाहिए, और एक एक सैंक्शन लाने में 6-6 महीने, 1-1 साल लग जाता है, और वो भी पैसे की बड़ी सारी बर्बादी होती है। जो इन्वेस्टमेंट लेकर आया है तब तक वो क्या करता है, दूसरी जगह पैसा लगा देता है, और जब तक यहाँ सैंक्शन वैंक्शन मिलकर तैयार हुए तब तक उसने इन्वेस्टमेंट कहीं और करके रखा होता है, और फिर ये पेंडिंग में चला जाता है। डेवलपमेंट में इससे बहुत बड़ा नुकसान देश का होता है। तो मुझे लगता है कि इस समय केंद्र की सरकार जिस प्रकार से सोचने का प्रयास कर रही है, या जो करने का प्रयास कर रही है, वो काबिल तारीफ़ है और उसको हमें स्वागत करना चाहिए। ये मिनिस्ट्री अच्छे से काम करे, देश का डेवलपमेंट मॉडल बहुत अच्छा चले, इसके लिए हम सबको उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। और जो मोदी जी ने अब विज़न रखा है कि हमें और मिनिस्टर्स की ज़रूरत है, यानी कि जो 60 मिनिस्टरों से लगभग काम चला रहे थे, उनको 80 मिनिस्टर्स की लेवल पर ले जाने का विचार है। इसलिए नहीं क्योंकि ऑबलाइज़ करना, अगर ऑबलाइज़ करने की बात होती तो शुरू में ही 80 की स्ट्रेंथ बना लिए होते, लेकिन आवश्यकता अनुसार मिनिस्ट्री की ज़रूरत है, वो पूरा करने का प्रयास मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको उनको साधुवाद देना चाहिए और इस मिनिस्ट्री के इनहेंसमेंट के लिए उनको साधुवाद कहते हुए उनको वेलकम करना चाहिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।